Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is Vatika Singh and in today video we will know how to make a lesson plan in Samaji Vigyan. But before starting this video, we would like to say something to you. Please like and share this video and subscribe my channel Vatika Singh and don't forget to put on the notification bell so that you don't miss the upcoming video. तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सामाजिक विज्ञान में लेसन प्लान बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है पाठ योजना। इसको हम हेडिंग या टैग लाइन भी कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विद्यालय का नाम। आप जिस भी विद्यालय से अपना बीएड बीटीसी डीएलए कर रहे होते हैं उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। जिस भी डेट को आप अपनी पाठ्य योजना को बनाते हो उस डेट को आपको यहाँ पे दिनांक में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दिनांक में हमने लिखा हुआ है 2 अप्रैल 2020। इसका मतलब है कि हम यह पाठ्य योजना 2 अप्रैल 2020 को बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो विषय। आप जिस भी विषय में अपनी पाठ्य योजना को बनाते हो उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमने विषय में लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञान भूगोल, यानी कि हम सामाजिक विज्ञान में अपनी पाठ्य योजना को बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। बच्चों को पढ़ाने के दौरान जो भी आपको पीरियड दिया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमने चक्र में लिखा हुआ है सेकंड। इसका मतलब यह है कि बच्चों के पढ़ाने का पीरियड यहाँ पे हमारा सेकंड है। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। आप जिस भी कक्षा के लिए अपनी पाठ्य योजना को बनाते हो उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमने कक्षा में लिखा हुआ है 6। इसका मतलब है कि हम 6 क्लास के लिए अपनी पाठ्य योजना को बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। यहाँ पे हमारा प्रकरण है वर्षा, इसलिए हमने प्रकरण में लिखा हुआ है वर्षा। प्रकरण से मैं आपको यह बता दूं कि यह जो प्रकरण होता है यह पाठ का नाम ही होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोर्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं। इसे हम ब्लैक बोर्ड एंट्री भी कहते हैं। इसे हम विषय का इंडेक्स भी कहते हैं। इस ब्लैक बोर्ड एंट्री में, इस विषय के इंडेक्स में हमने आपको विषय के बारे में संक्षिप्त में सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद आप लिखते हो सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह सामान्य उद्देश्य क्या होता है। जो विषय आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। और मैं आपको यहाँ पे यह बता दूं कि जितने भी आप सामाजिक विज्ञान की पाठ्य योजना बनाते हैं, आप सामाजिक विज्ञान की पाठ्य योजना में यही सामान्य उद्देश्य आप बार बार लिख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य में आप अपने विषय के बारे में 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट्स है, छात्रों को सामाजिक विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करके वर्षा का अर्थ व कार्यप्रणाली के विषय में जानकारी प्रदान करना होता है। सामान्य उद्देश्य में दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे है, छात्रों को वर्षा और इसके प्रकार के बारे में जानकारी देना है। तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में है, छात्रों को जीवन में वर्षा के महत्व को समझने योग्य बनाना। चौथा पॉइंट हमारे यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में है, छात्रों को वर्षा के उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्रदान करना होता है। पांचवा पॉइंट हमारे यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में है, छात्र वर्षा की जानकारी प्राप्त कर इस संबंध में व्याख्या कर सकेंगे। छठा पॉइंट हमारे यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में है, छात्र वर्षा का वर्गीकरण कर सकेंगे। उसके बाद आप लिखते हो विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। जो पाठ आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा होता है हमारा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा होता है हमारा कौशलात्मक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों में लगभग आपको 2-2 पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स है, छात्रों को वर्षा के अर्थ का प्रत्याशमन कराना। दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है, छात्रों को वर्षा के महत्व को स्मरण करने योग्य बनाना। बोधात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है, छात्रों को वर्षा की कार्यप्रणाली की व्याख्या करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में है, छात्रों को वर्षा के प्रति विधेयात्मक अभिवृत्ति विकसित हो सकेगी। तीसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में है, कौशलात्मक उद्देश्य। विशिष्ट
विशिष्ट उद्देश्य में तीसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है कौशलात्मक उद्देश्य। कौशलात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्रों को वर्षा के तथ्यों का संकलन करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट्स हमारा कौशलात्मक उद्देश्य में है छात्र वर्षा को चार्ट के द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। उसके बाद आप लिखते हो सहायक सामग्री। तो पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह सहायक सामग्री क्या होता है। बच्चों को पढ़ाने के दौरान जो भी टॉपिक आप ब्लैक बोर्ड में समझाने के लिए एक्सप्लेन करने के लिए जिन सामग्री का यूज करके बच्चों को वह टॉपिक आप एक्सप्लेन करते हो, समझाते हो, उसी सामग्री को हम सहायक सामग्री कहते हैं। और सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हो चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, प्रकरण से संबंधित सहायक सामग्री आदि। उसके बाद आप लिखते हो पूर्व ज्ञान। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह पूर्व ज्ञान क्या होता है। यह जो पूर्व ज्ञान होता है यह पाठ का नाम ही होता है। बस यहाँ पे क्या करते हैं कि पाठ का नाम चेंज कर देते हैं और पूर्व ज्ञान में आप लिख सकते हो छात्र वर्षा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ऐसा एक पॉइंट्स आप पूर्व ज्ञान में लिख सकते हैं। उसके बाद आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। प्रस्तावना प्रश्न करने के लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे क्रम संख्या का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखोगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हो छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछोगे। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हो छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, हम किस देश के निवासी हैं। तो छात्र आंसर देते हैं हम भारत देश के निवासी हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है। तो छात्र आंसर देते हैं भारत की अधिकांश जनसंख्या गाँव में निवास करती है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। तो छात्र आंसर देते हैं गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, कृषि कार्य करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो छात्र आंसर देते हैं कृषि कार्य करने के लिए जल, भूमि, खाद इत्यादि की आवश्यकता होती है। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, जल किससे प्राप्त होता है। तो छात्र आंसर देते हैं जल वर्षा, नदियाँ, तालाब व नलकूपों से प्राप्त होता है। छठा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, वर्षा किसे कहते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं समस्यात्मक प्रश्न। इसका मतलब यह है कि छठे क्वेश्चन का आंसर छात्रों को नहीं पता है, छठे क्वेश्चन का आंसर छात्रों को नहीं आ रहा है। उसके बाद आप लिखते हो उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिख सकते हो, बच्चों आज हम वर्षा के बारे में अध्ययन करेंगे, ऐसा आप उद्देश्य कथन में लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखते हो प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप लिख सकते हो, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ऐसा आप प्रस्तुतिकरण में लिख सकते हैं। उसके बाद आप व्याख्या करते हैं। व्याख्या करने के लिए आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम, जिसमें कि आप लिखेंगे वर्षा की प्रक्रिया। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक की क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप लिखेंगे व्याख्या। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य का कॉलम, जिसमें कि आप मुख्य मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या करते हैं। वर्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वायुमंडल में संघनित जलवाष्प जल की बूंदों तथा हिमकणों के रूप में धरातल पर गिरती है। बादल के लाखों कण मिलकर वर्षा की एक बूंद बनाते हैं। बूंद बनने पर इसका भार इतना अधिक हो जाता है कि यह वायुमंडल में ठहर नहीं पाती, वरन धरातल पर गिर जाती है। वायुमंडल से जल के कण बूंदों के रूप में जब पृथ्वी पर गिरते हैं तो उसे वर्षा कहते हैं। वर्षा की एक बूंद का व्यास 6 मिलीमीटर होता है और जब वर्षा की तीव्रता कम हो जाती है तो उसे फुहारा कहते हैं। फुहारे के एक बूंद का अधिकतम
व्यास 0.5 मिलीमीटर होता है। व्याख्या करने के बाद हम श्यामपट्ट कार्य में मुख्य पॉइंट्स के रूप में हम पहला पॉइंट्स हम श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हैं वर्षा। वर्षा में हम पॉइंट लिख सकते हैं, पहला पॉइंट्स, वर्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वायुमंडल में संघनित जलवाष्प जल की बूंदों तथा हिमकणों के रूप में धरातल पर गिरती है। दूसरा पॉइंट्स हम श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हैं बादल के लाखों कण मिलकर वर्षा की एक बूंद बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं यही बूंद मिलकर वर्षा का रूप लेकर पृथ्वी पर आती है। उसके बाद हम बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं। बोधात्मक प्रश्न करने के लिए हम 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो हम बनाएंगे बोधात्मक प्रश्न का कॉलम, जिसमें कि हम छात्र से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्र अध्यापक क्रियाओं कॉलम, जिसमें कि हम छात्रों से प्रश्न पूछेंगे। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि छात्र हमारे पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, बादल के लाखों कण मिलकर क्या बनाते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं बादल के लाखों कण मिलकर वर्षा का एक बूंद बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, वर्षा किसे कहते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं वायुमंडल से जल के कण बूंद के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं तो उसे वर्षा कहते हैं। बोधात्मक प्रश्न करने के बाद हम फिर से व्याख्या करते हैं, जिसके लिए हम फिर से सारी प्रोसेस को दोहराएंगे। व्याख्या करने के लिए हम फिर से 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो हम बनाएंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम, जिसमें कि हम लिखेंगे वर्षा के प्रकार। दूसरा कॉलम जो है कि हम बनाएंगे छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम, जिसमें कि हम लिखेंगे व्याख्या। तीसरा कॉलम हम बनाएंगे छात्र क्रियाओं कॉलम, जिसमें कि हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि हम बनाएंगे श्यामपट्ट कार्य का कॉलम, जिसमें कि हम मुख्य पॉइंट्स के रूप में कुछ मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या करते हैं। गर्म वायु के ऊपर उठने तथा ऊपर उठकर ठंडा होने पर बूंदों के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया के दौरान जो वर्षा होता है उसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। यह वर्षा अधिकतर भूमध्य रेखीय प्रदेशों में होती है। पर्वत के मार्ग में आने पर वायु के तेजी से ऊपर उठने व ठंडा होने से वर्षा होने की क्रिया को पर्वतकृत वर्षा कहते हैं। यह वर्षा पर्वत की ढाल की ओर अधिक होती है, परंतु ऊपर की ओर कम होती है। जिसे क्षेत्र में वर्षा कम होती है उसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। जब गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर चढ़ जाती है तो गर्म वायु ठंडी होकर वर्षा करना शुरू कर देती है, जिसे चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। यह वर्षा बहुत धीरे धीरे होती है। इस प्रकार की वर्षा भारत में शीत ऋतु में होती है। व्याख्या करने के बाद हम श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में मुख्य पॉइंट्स के रूप में हम श्यामपट्ट कार्य में पहला पॉइंट्स हम लिख सकते हैं वर्षा के प्रकार। इसमें हम वर्षा के प्रकार, पहला संवहनी वर्षा, दूसरा पर्वतकृत वर्षा, तीसरा चक्रवाती वर्षा। व्याख्या करने के बाद हम छात्रों से
बोधात्मक प्रश्न करते हैं। बोधात्मक प्रश्न करने के लिए हम 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो हम बनाएंगे बोधात्मक प्रश्न का कॉलम, जिसमें कि हम छात्र से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि हम छात्रों से प्रश्न पूछेंगे। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि छात्र हमारे पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, वर्षा कितने प्रकार के होती है। तो छात्र आंसर देते हैं, वर्षा 3 प्रकार की होती है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, पर्वतों पर जिस क्षेत्र में वर्षा कम होती है उसे क्या कहते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं, पर्वतों के जिस क्षेत्र में वर्षा कम होती है उसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। उसके बाद हम छात्रों को गृह कार्य देते हैं। गृह कार्य के रूप में हम छात्रों को दे सकते हैं, बच्चों आप सब वर्षा की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत रूप से लिखिएगा और सभी प्रश्नों के उत्तर याद करके आइएगा। ऐसा हम छात्रों को गृह कार्य दे सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। अगर आपको इस पाठ्य योजना में कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, और मैं इस पाठ्य योजना की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस पाठ्य योजना की लिंक दे दूँगी। आप वहाँ से इस पाठ्य योजना की लिंक को ओपन करके इस पाठ्य योजना को देख सकते हो। अगर इस पाठ्य योजना में कोई भी दिक्कत होती है आपको, या कोई परेशानी होती है, या कोई भी क्वेश्चन आपको मुझसे पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को दूँगी। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हो तो आप फ़ौरन ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ताकि मैं जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी अपडेट आपको जल्द मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे आने वाले न्यू वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।